दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एएच खान, स्वागत है आपका रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम एएच खान है और मैं रियल एस्टेट के अंदर 2012 से कनेक्ट हूँ। 2012 से मैं रियल एस्टेट इंफॉर्मेशन, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना और इसमें इंटरेस्ट मेरा रहा है 2012 से। बाकी मैं पिछले 4 सालों से इसमें रेगुलर वर्किंग करता हूँ। एंड साथ ही साथ मैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो इसमें तकरीबन 4 साल से मैं रेगुलर वर्किंग कर रहा हूँ। सो रेगुलर इसमें मैं गुड़गांव मार्केट करता हूँ, स्पेशली गुड़गांव मार्केट मेरा इसमें वर्किंग है। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो रियल एस्टेट के ऊपर बात करेंगे। रियल एस्टेट क्या है और लीड मैनेजमेंट क्या है। सो लीड मैनेजमेंट किस तरीके से वर्किंग करता है, कस्टमर कहाँ से आएगा आपके पास और कैसे कस्टमर आएगा, सबसे बड़ा सवाल होता है हमारा। अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में वर्किंग करना चाह रहे हैं या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हमारा प्लान बन रहा है वर्किंग को लेकर, तो सबसे बड़ा सवाल हमारा बनता है कि कस्टमर कहाँ से आएगा हमारे पास। सो पहला आपका सबसे बड़ा सवाल है और आपके अपने बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। सो इस सवाल का अहम जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री क्या है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, क्या इसकी साइकिल है, तो उसके ऊपर भी हम लोग वर्किंग करेंगे। सो बेसिकली आपको एक प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा, इंडस्ट्री समझ में आ जाएगी। प्रोडक्ट के बारे में हम दोबारा बात करेंगे, बट प्रोडक्ट का ओवरव्यू मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दूंगा। प्लस मैं आपको लीड्स मैनेजमेंट के ऊपर वर्किंग करूंगा कि कस्टमर हमारे पास किस तरीके से साइकिल में आता है। सो हम शुरू करते हैं रियल एस्टेट से। सो ये हमारा रियल एस्टेट का पार्ट है। रियल एस्टेट इज ए रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी आपको घर, ऑफिस, दुकान, मकान, गवर्नमेंट के ऑफिसेज हो गए, आपके प्राइवेट सेक्टर के ऑफिसेज हो गए, पुलिस स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स के हो गए, टूरिस्ट प्लेसेस हो गए, इंक्लूडिंग आपके फार्म हाउस हो गया, या आपका घर है, या इसके अलावा विला हो गया। जितनी भी चीजें आप रिहायशी तौर पे देखते हैं या आप कारोबारी तौर पे देखते हैं, तो वो सारा रियल एस्टेट के अंदर में आता है। जिसमें अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के जो रियल एस्टेट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स वगैरह हैं। फॉरेस्ट रियल एस्टेट होता है जो कि जंगल है, वहां पे भी कारोबार और बिजनेस उसके अंदर भी मैक्सिमम होता है। तो बेसिकली हम किस पे काम करेंगे वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। सो हमारा जो पार्ट है वो रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल एक हमारे पास आता है कमर्शियल। सो रेजिडेंशियल और कमर्शियल में मैं दोनों में डिफरेंट आपको बता देता हूँ। रेजिडेंशियल का मतलब होता है रिहायशी जगह, जो हमारी रहने की जगह हैं, जहां पर भी हम रहते हैं, वो रहने की जो भी जगह आती है उसको हम रेजिडेंशियल बोलते हैं, जो हमारे रहने के पर्पज से यूज की जाती है। कमर्शियल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जितनी भी हमारी कारोबारी जगह होती है जहाँ पे हम कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। सो मैक्सिमम ऑफिसेज हो गए, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हो गए, इसके अलावा रिटेल शॉप हो गया, शोरूम हो गए, ये जितनी भी जगहें आती हैं ये सारी हमारी कमर्शियल के अंदर आती हैं। और जो जहाँ से जैसे फैक्ट्रीज हो गई वो हमारी इंडस्ट्रियल के अंदर आ जाती हैं। सो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल के, रेजिडेंशियल के ऊपर और कमर्शियल के ऊपर, क्योंकि वी आर वर्किंग इन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। सो रेजिडेंशियल के अंदर हमारे पास आता है BHK, बेडरूम, हॉल, किचन। इसमें हमारे पास 2 BHK भी क्लाइंट मांगता है, आपसे 3 भी मांगता है, 4 भी मांगता है, 5 BHK भी मांगता है। तो इसी के साथ साथ हमारे पास आ जाता है पेंटा हाउस। पेंटा हाउस के बाद आ जाता है आपका, पेंटा हाउस के बाद हमारे पास आएगा आपका विला आता है, जिसमें लोग बाग रहते हैं। विला हो गया, फार्म हाउस हो गया। फार्म हाउस में आपको बता देता हूँ, फार्म हाउस जो है 1000 गज के अंदर हम 100 गज 150 गज ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं रहने के पर्पज से। बाकी हमें स्विमिंग पूल हो गया, इसके अलावा आपका उसके अंदर गार्डनिंग हो गया, हम जो है एक बहुत अच्छे तरीके से उसको डिजाइन कर सकते हैं, वहां पे हम रह सकते हैं। तो 90% एरिया हमें ओपन छोड़ना होता है और 10% पे हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है। सो दिस इज ए फार्मिंग। सो फार्म हाउस हम इसको बोलते हैं, फार्म हाउस। सो 2 BHK हो गया, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, पेंटा हाउस हो गया, डुप्लेक्स हो गया। डुप्लेक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, डुप्लेक्स, विला हो गया। सो ये चीजें हमारी और भी रेजिडेंशियल में यूज की जाती हैं।
जिसमें एक हमारे पास सर्विस अपार्टमेंट होता है जिसको हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों के लिए यूज करते हैं। तो साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कमर्शियल की। तो कमर्शियल में हमारे पास यहाँ पे शॉप आती है जिसको हम रिटेल शॉप बोलते हैं। रिटेल शॉप हो गई, ऑफिस हो गया, रिटेल शॉप हो गई, ऑफिस हो गए, जहाँ पे ऑफिस के बारे में आप जानते हैं, जहाँ पे हमारे जो ऑफिस होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस हो गए, प्राइवेट ऑफिस हो गए, कंपनीज के ऑफिस हो गए। सो दिस इज ए ऑफिस स्पेस। एंड रिटेल शॉप जो हमारे शोरूम होते हैं या हमारी जो भी दुकान है उसको हम जो है रिटेल शॉप बोलते हैं। सो इसके अलावा एससीओ प्लॉट होता है। एससीओ प्लॉट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। साथ ही साथ इसमें हमारा एक सर्विस अपार्टमेंट होता है इसके में भी मैं आपको इसका भी डेफिनेशन दूंगा। इसके अलावा हमारे पास कियोस्क होते हैं। और भी ऑप्शन होते हैं, फिलहाल हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। रिटेल शॉप हमारे पास दो टाइप में होती है, एक लोकेबल होती है, एक वर्चुअल होती है। वर्चुअल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज की जाती है। रिटेल शॉप के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। रिटेल शॉप हमारे पास दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट एक हमारे पास रहती है जिसको हम ताला चाबी लॉक करके हम रख सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि एक दुकान है वो हमने ली और उसका शटर डाउन किया और हमने उसमें लॉक किया। दिस इज ए लोकेबल शॉप जिसमें हम खुद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम खुद उसको अपने मन चाहे किराए के हिसाब से भी उसको यूज कर सकते हैं। दिस इज ए लोकेबल शॉप जिसमें आप लॉक कर सकते हैं, इसको हम लोकेबल शॉप बोलते हैं। एक वर्चुअल शॉप होती है जिसको हम प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप मॉल में जाते हैं या आप बहुत बड़े कहीं पे आप गए, आपने बीकानेर का ऑफिस बीकानेर में आप गए होंगे, हल्दीराम में आप गए होंगे, तो 2-2 हजार 5-5 हजार स्क्वायर फीट के रेस्टोरेंट्स होते हैं, बहुत बड़े रेस्टोरेंट होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि मैक्सिमम लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर। जितना भी बड़ा ब्रांड होता है, जितना भी बड़ा ब्रांड होगा वो रेंट कभी भी पे नहीं करता है। उसका क्या होता है कि रेवेन्यू शेयरिंग होती है बिल्डर के साथ। फॉर एग्जाम्पल 7%, 8% उसका जितना भी धंधा होगा वो सारा जीएसटी और बिलिंग कटता है उसका। तो उस हिसाब से उसने अगर महीने में 1 करोड़ रुपए की डील करी है, महीने में उसने अगर 1 करोड़ रुपए का धंधा किया तो उसका 7% 7 लाख रुपए हो गया। अब वो 10 कस्टमर ने लिया हुआ है, 15 कस्टमर ने लिया हुआ है, तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो प्रॉफिट काउंट हो जाता है, जिसका एक मिनिमम किराया सेट होता है कि भाई हम इतने रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको गारंटी देंगे, प्लस इससे ऊपर रेवेन्यू शेयरिंग आपको देंगे। तो एक टाइम ऐसा आता है कि रेवेन्यू शेयरिंग अच्छा खासा बनता चला जाता है। जैसे जैसे लोग बाग वहां पे आते हैं, फुटफॉल आता है, पीपल्स लोगों का वहां पे रुझान बनता है, तो जितनी ज्यादा भीड़ होती है उतना ज्यादा प्रॉफिट, उतना ज्यादा धंधा होता है वहां पे। उस हिसाब से क्लाइंट को, इन्वेस्टर को रिटर्न आता है। तो वहां पर इन्वेस्टर की एक टेंशन ये खत्म हो जाती है कि मैं इसको किस तरीके से यूज करूंगा। कल को अगर किराए पे नहीं चढ़ता है तो हल्दीराम जो है 9 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लीज पे ले लेता है। फिर वो हल्दीराम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसमें लाखों रुपए का इंटीरियर खर्चा करता है और वो उसको लॉन्ग टर्म तक लेके चलता है। उसकी वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, हर तरीके से वो चाहेगा कि भाई मेरा वहां पे धंधा चले। उसको भी पैसा कमाना है और उसके जरिए से जिन्होंने वहां पे जिन्होंने वहां पे रिटेल शॉप ली हुई है, किसी ने 200 स्क्वायर फीट लिया हुआ है, किसी ने 500 स्क्वायर फीट लिया हुआ है, किसी ने 1000 स्क्वायर फीट लिया हुआ है, तो उस हिसाब से उसको उसके अकॉर्डिंगली स्पेस के हिसाब से किराया आता है। ये हमारा हो गया लोकेबल स्पेस और वर्चुअल स्पेस ऑफिस का और रिटेल शॉप का। हम बात करेंगे अभी ऑफिस स्पेस की। तो ऑफिस स्पेस पे भी दो टाइप से ही रहते हैं। ऑफिस स्पेस में अगर हम बात करें, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, एमएनसी कंपनीज होती हैं, वो अपने रेवेन्यू शेयरिंग पे ऑफिस को रेंट पर लेती हैं, जिसमें हम क्लाइंट्स को 200 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट रेंट पे देते हैं। और जितनी बड़ा ब्रांड होगा वो अपने रेवेन्यू शेयरिंग पर आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वर्चुअल ऑफिस स्पेस होते हैं जिसमें आप अपनी एक सीट बुक कर सकते हैं, 5,000-7,000 रुपए महीने का किराया जाता है। साथ एमएनसी कंपनीज हो गई, एमएनसी कंपनीज आपके ऑफिस स्पेस को रेंट पे ले लेती हैं, वो पूरी की पूरी प्लेट ले लेती हैं रेंट पे, 2 प्लेट 4 प्लेट जितने भी फ्लोर होते हैं, पूरे फ्लोर को हम प्लेट बोलते हैं इसमें। उस हिसाब से जो भी वो रेंट देती है वो उन क्लाइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल स्पेस, जो आपको मिलेगा नहीं लॉकेबल करके,
बट उसकी रजिस्ट्री, उसका साइज, सारी चीजें, एवरीथिंग, ऑल डॉक्यूमेंटेशन आपको जो है कोर्ट के हिसाब से और रजिस्ट्री पेपरों के हिसाब से मिल जाते हैं, बट आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल स्पेस। जिसको आप यूज नहीं कर सकते उसको हम वर्चुअल स्पेस बोलते हैं। वहां पे लीज गारंटी कंफर्म आपको मिलती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लोकेबल ऑफिस स्पेस। जिस ऑफिस की ताला चाबी आपके पास रहती है, पूरा आपको एक कवर करके, जैसे आपका एक कमरा है उस हिसाब से हम जो है पूरा ऑफिस बनाकर सारी चीजें लॉक, ताला चाबी लॉक करके आपको देते हैं। दिस इज ए लॉकेबल स्पेस। तो कभी भी आप, जब भी आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप उससे जरूर पूछें, सर आप ऑफिस स्पेस ले रहे हैं, अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, आप पर्सनल यूज करेंगे सर, या आप किराए पे चढ़ाएंगे? तो वो कहता है कि नहीं यार मुझे किराए पे चढ़ाना है। सर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आपको किराए पे चढ़ाया ऑफिस भी मैं आपको दे सकती हूँ या मैं आपको दे सकता हूँ। तो क्लाइंट कहता है कि हाँ यार अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप मुझे प्लीज बताइए, मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो हम वहां पर क्लाइंट को वर्चुअल ऑफिस स्पेस बताएंगे और उसके हिसाब से हम उसको वो चीज दे सकते हैं। सो यहाँ पर हम उसको वर्चुअल भी देंगे। और लोकेबल अगर वो कहता है नहीं भैया मेरा अपना ऑफिस है, मेरी अपनी कंपनी है, मैं खुद धंधा करता हूँ, मुझे अपने लिए चाहिए, और या फिर मैं खुद उसको रेंट पे दूंगा, मुझे लोकेबल ताला चाबी के साथ चाहिए, ये चीज पहले ही पता कर लेना। बाद में दिक्कत आती है, आपके साथ भी दिक्कत आएगी और क्लाइंट के साथ भी दिक्कत आएगी। फ्यूचर में क्लाइंट आपके साथ डिस्कनेक्ट हो सकता है। अब हम बात करेंगे एससीओ प्लॉट की। सो एससीओ प्लॉट क्या होता है? एससीओ की फुल फॉर्म पहले मैं आपको बता देता हूं। एससीओ की फुल फॉर्म होती है शॉप कम ऑफिस। शॉप कम ऑफिस का मतलब होता है कि एक प्लॉट हम क्लाइंट को देते हैं जो कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेरा अथॉरिटी से वेरीफाइड होता है कि ये कमर्शियल के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सो आपने देखा होगा बहुत सारी कॉलोनियां हैं जहां पे नीचे शोरूम है, नीचे दुकान है, और उसके ऊपर भी दुकान बना दी, ऑफिस बना दिया, फिर उससे ऊपर घर बना दिया। तो वो सारा मिक्स यूज किया जा रहा है। तो वो पहले ही कॉलोनी कोई मास्टर प्लान से सेट नहीं होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें क्लाइंट यूज कर लेता है। बट जिस चीज में हम लोग डील करते हैं वो रेरा से वेरीफाइड सारी चीजें होती हैं। गवर्नमेंट के मास्टर प्लान की प्रॉपर्टीज पे हम लोग डील करते हैं। वाइट प्रॉपर्टीज होती हैं, आपने प्रॉपर्टी बेची, अच्छा खासा आपको पैसा भी मिल जाता है, बट आपको किसी भी तरीके की एक लॉर्ड की कॉल नहीं आती है, टेंशन की कॉल नहीं आएगी कि भैया आपने मेरे साथ गलत कर दिया। अगर आपके पास कॉल आएगी तो सर ये मेरा आप सेल करा दीजिए, या फिर आप मुझे और दिला दीजिए, या मेरे पास रेफरेंसेस हैं, मुझे इसमें और भी चाहिए ऑप्शंस। सो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे एक एससीओ प्लॉट आपको मिल गया। आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम बना सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आप उसको सैलून को दे सकते हैं, सेकंड फ्लोर बना सकते हैं, थर्ड फ्लोर बना सकते हैं, टेरेस भी आप यूज कर सकते हैं। दिस इज ए एससीओ प्लॉट। ये कमर्शियल प्लॉट होता है। इसकी जो कीमत होती है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए गज होती है। मैं दोबारा बता देता हूँ, 2.5-3 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, 5 लाख रुपए गज होता है। ये गवर्नमेंट से वेरीफाइड होता है। एक कमर्शियल एरिया होता है, पूरा का पूरा एक कमर्शियल जो है दुकानें होती हैं, उन्हीं दुकानों में ही ये पूरा हम लोग जो है सोसाइटी बेस्ड करके इसको काटते हैं, और रेरा से ये वेरीफाइड होता है। रेरा क्या है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि रेरा का पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना रेरा के अगर हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो क्लाइंट हमसे रेरा के हिसाब से अकॉर्डिंगली सवाल करता है कि रेरा से वेरीफाइड है, रेरा के नॉर्म्स के हिसाब से वर्किंग होती है या नहीं होती है। तो वहां पर आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगा और दिक्कत आएगी काम को करने में। तो रेरा क्या है, रेरा का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो बेसिकली फिलहाल हम बात करेंगे सर्विस अपार्टमेंट की। सर्विस अपार्टमेंट क्या होता है? आप अगर कहीं पे घूमने के लिए गए होंगे तो आपने देखा होगा कि होटल्स होते हैं, बहुत सारे होटल्स होते हैं, वहां पे आपने यूज किया, बेड भी लगा हुआ है, कॉल के लिए फोन लगा हुआ है, आप इंटरकॉम पे उसको फोन कर सकते हैं गार्ड को कि भैया मुझे ये चीज चाहिए, कुक वाले को फोन कर सकते हैं, टैक्सी वाले को फोन कर सकते हैं। A to Z सारी फैसिलिटीज आपकी एक कॉल पर होती हैं, और पूरा जो रूम होता है फुली फर्निश्ड, फुली लॉडेड होता है। आप हल्का फुल्का किचन, खाना भी बना सकते हैं थोड़ा बहुत, एंड इसके अलावा आप उसको ऑफिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और आप उसको रहने के पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। दिस इज ए सर्विस अपार्टमेंट। शॉप कम ऑफिस,
इसको हम जो है ऑफिस भी बना सकते हैं, छोटा घर भी बना सकते हैं। तो हम इसको यूज रहने के पर्पज से और कारोबारी पर्पज से, दोनों के पर्पज से कर सकते हैं। तो इसको नाम दिया गया है सर्विस अपार्टमेंट। सो सर्विस अपार्टमेंट कौन लेता है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जो होटल्स वगैरह देखते हैं, जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर से होते हैं, होटल्स वगैरह देखते हैं, जो रूम रेंट पर देते हैं, जो क्लाइंट्स बाहर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं या कोई बिजनेसमैन आता है, तो वो लोग यहाँ पे स्टे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जयपुर जाना है बट मेरा कोई रिलेशन नहीं है और मैं रिलेशन में रुकना नहीं चाहता, तो मैं वहीं यहीं से सर्च करूंगा रूम अवेलेबल इन जयपुर, तो वहाँ पे 1000, 2000, 3000 रुपए पर डे के हिसाब से रूम मिलेगा। तो दिस इज अ सर्विस अपार्टमेंट रूम। सो फर्स्ट हमारा क्लाइंट होगा कि जो सर्विस अपार्टमेंट ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा होगा, ऑपरेशनल कर रखा होगा जिसने, उसको हम माल बेच सकते हैं। दूसरा हमारा वो क्लाइंट होगा जो क्लाइंट के पास अच्छा खासा पैसा है बट उसके जो बच्चे हैं, एक बच्चा है, उसके पास 2 बच्चे हैं, बट वो भी कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई लंदन है, कोई बहरीन है, कोई कतर है। इस तरीके से वो क्लाइंट्स के जो बच्चे हैं वो भी अदर कंट्री में रहते हैं। सो उसके मदर फादर यहाँ पे सिंगल रहते हैं। सो वो एक बहुत बड़े घर के अंदर रहते हैं, विला के अंदर या फार्म हाउस के अंदर रहते हैं, तो उनको अकेला रहना वहाँ पे कंफर्ट लगता है, जिसकी वजह से एक्सपेंस भी ज्यादा लगता है। जैसे आपका उनका लेबर्स का खर्चा हो गया, नेबर्स का हो गया, आपका जितने भी वहाँ पे स्टाफ हैं उनको खर्चा पे करना है, फिर पूरे घर की जिम्मेवारी, तो वहां पर सिक्योरिटी से लेके हर एक चीज की एक खर्चा रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका सर्विस अपार्टमेंट में आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं छोटे से कमरे के अंदर। एक छोटा और बड़ा साइज आप अपने हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से आप कंफर्म कर सकते हैं। वो सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, जिसका आपको महीने का कोई पैसा नहीं देना। आप जितने दिन रहते हो उस हिसाब से आपको वो पे करना है। अगर आप परमानेंटली इस चीज को लेते हो तो परमानेंटली आप इसको परचेज कर सकते हैं, उसका मेंटेनेंस चार्ज होगा और जो कि आपको हर महीने देना होगा। सो दिस इज ए सर्विस अपार्टमेंट, जो मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। एक हमारा कियोस्क होता है। कियोस्क में बेसिकली क्या होता है कि कियोस्क जैसे आपने देखा होगा रेडी पटरी लगाते हैं, तो इसी तरीके से मॉल के अंदर शॉप्स बनी होती हैं या बहुत बड़ा एरिया होता है मॉल का, तो वो मॉल के अंदर आपने देखा होगा छोटी सी दुकान लगाकर कोई मोबाइल के अपने कवर्स बेच रहा है, कोई लेडीज आइटम्स बेच रहा है, तो छोटा छोटा सा एरिया होता है। दिस इज ए कियोस्क एरिया। कियोस्क हमारा एक छोटी सी ओपन दुकान होती है, उसको वो थोड़ा सेटअप भी लगा सकते हैं, वो भी मार्केट में बिकती है। वो डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास यूनिट है तो हम उस टाइप के क्लाइंट्स को वो भी बेच सकते हैं। सो फाइनली कियोस्क हो गया और सर्विस अपार्टमेंट हो गया, एससीओ प्लॉट, ऑफिस स्पेस, आपका जो रिटेल शॉप हो गया, वर्चुअल लोकेबल का ख्याल रखना है आपको। और ये हमारा कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। रेजिडेंशियल में मैंने आपको बताया बीएचके क्या होता है, बेड हो गया, हॉल हो गया, किचन हो गया, दिस इज ए बीएचके। सो यहाँ पर मार्केट के अंदर नया अपडेट आया 0.5 इज अ सर्विस रूम हो गया, आपका सर्वेंट रूम हो गया, स्टडी रूम हो गया, इसको हम 0.5 भी बोलते हैं, 2.5 बीएचके। तो 0.5 बीएचके मीन्स स्टडी अपार्टमेंट। एंड सेकंड इज अ विला हो गया, पेंटा हाउस हो गया। पेंटा हाउस जो है डबल हाउस को बना के किया जाता है, सॉरी 5 बीएचके को हम पेंटा हाउस बोलते हैं। डुप्लेक्स को जो दो फ्लोर्स को एक ही अपार्टमेंट में बनाकर यूज किया जाता है। आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर कि 2 फ्लोर होते हैं और सीढ़ियां इस तरीके से निकल कर आती हैं, तो उसको हम जो है डुप्लेक्स बोलते हैं। डबल फ्लोर को एक ही अपार्टमेंट में बनाना डुप्लेक्स हो जाता है आपका। फार्म हाउस हो गया। फार्म हाउस में मैंने आपको बता दिया था कि 10% कंस्ट्रक्शन होती है। 1000 गज का अगर फार्म हाउस है तो 100 गज की ही कंस्ट्रक्शन उसके अंदर अलाउड होती है। डुप्लेक्स आपका अपडेट हो गया। सर्विस अपार्टमेंट दोनों के लिए यूज किया जाता है, कमर्शियल में भी, रेजिडेंशियल में भी। सो बेसिकली हमने रियल एस्टेट कवर किया है। सो इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ रेरा क्या है। रेरा, सो बेसिकली रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट 2017 के अंदर ये लॉन्च हुआ है। 2017 के अंदर ये लॉन्च हुआ है रेरा एक्ट। जितनी भी हमारी बाहर की कंट्रीज हैं, जो हमारी बाहर की कंट्रीज हैं, उनमें मैक्सिमम रेरा यूज किया जा रहा था। जैसे दुबई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, और इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसको यूज किया जा रहा था।
और बिफोर 2017 से पहले क्या होता था कि बिल्डर अपनी मनमानी करता था। सो बेसिकली 17 पेपर होते थे, 17 डॉक्यूमेंट्स होते थे, हर एक तरीके का डॉक्यूमेंट्स होता था। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि अर्थक्वेक सर्टिफिकेट की आपने किस लेवल की कंस्ट्रक्शन करी है वो आपको दिखाना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से जमीन जो है रेजिडेंशियल जोन रिहायशी पर्पज में यूज की जा रही है उसका सर्टिफिकेट होता था। अगर आप हाई राइज बना रहे हैं तो उसमें कितनी हाइट के हिसाब से आप बना रहे हैं उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको एक अप्रूवल लेना पड़ता था। 3 डॉक्यूमेंट्स ये हो गए आपके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एमसीजी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आसपास के जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है जो भी लगता है स्टेट के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, उससे हमें अप्रूवल लेनी होती थी। तो मैक्सिमम बैंक अप्रूवल हो गया आपका, गवर्नमेंट के कई तरीके के अप्रूवल हो गए। इस तरीके के 17 डॉक्यूमेंट्स होते थे जिसको वेरीफाई करने के बाद हमारी एक प्रॉपर्टी लीगल प्रॉपर्टी मानी जाती थी। बट पॉइंट इसकी किसी ने 2 जगह से अप्रूवल कराया, 6 जगह से कराया, 4 जगह से पेंडिंग है, 10 जगह से पेंडिंग है, बैंक से करा लिया, बट पॉइंट इसकी वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और कुछ जगह से हो जाता था, कुछ जगह से रह जाता था। सो अगर मैं बात करूं 17 जगह से आप अगर चेक करते थे पेपर, तब जाके 2000 मैंने आपको बताया 2012 से मैं कनेक्ट हूं। तो 17 पेपर चेक करने के बाद हमने ओवरऑल नोएडा की मार्केट से सिर्फ एक प्रोजेक्ट को हमने शॉर्ट लिस्टेड किया था बेचने के लिए कि उस कंपनी के सारे पेपर्स क्लियर थे, सारे डॉक्यूमेंटेशंस क्लियर थे, तब जाके हमने प्लान बनाया कि हमने इसको बेचना है सिर्फ। तो हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी बेची थी। सो पॉइंट क्या कि 2017 से पहले ये तकरीबन 15-17 पेपर होते थे, ये ओके हैं तो ही हम माल बेचते थे, अदरवाइज हम माल नहीं बेचते थे। अब जो हमारी जनता है, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे यूजर हैं, वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज से हैं, तो उनको नहीं पता कि इसमें क्या चीज होती है, क्या इसका डीपली पॉइंट होता है। आपको नहीं पता कि गाड़ी, अगर आप गाड़ी इंडस्ट्री से नहीं है तो आपको नहीं पता कि गाड़ी के अंदर क्या डीपली चीजें यूज हो रही हैं, क्या मैकेनिक ने लोकल लगाया है या ओरिजिनल माल लगाया है या क्या चीज नहीं लगाई है, तो कितने आप रिस्क पे चल रहे हो वो आपको पता ही नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पर भी नहीं पता होता था क्लाइंट्स को। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। सो आफ्टर 2017 के बाद गवर्नमेंट ने रेरा एक्ट लॉन्च किया। रेरा एक्ट के अंदर 2 चीजें की गवर्नमेंट ने। फर्स्ट ये किया कि जो ये 17 डॉक्यूमेंट्स हैं इसके लिए एक IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ऑफिसर को अलाइन किया। IAS ऑफिसर को अलाइन किया कि भैया आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, आपको ये चीजें चेक करनी है। अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो बात आपके ऊपर आएगी। तो कोई भी IAS ऑफिसर, अधिकारी, ये 17 पेपर्स या 15 पेपर जो भी होते थे, ये डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेवारी गवर्नमेंट ने IAS ऑफिसर को दे दी। इसके अलावा दूसरा क्या काम किया है गवर्नमेंट ने कि एक एस्ट्रो अकाउंट बना दिया। एस्ट्रो अकाउंट के अंदर क्या किया है कि जो भी प्रोजेक्ट है उसका एक डिफरेंट अकाउंट ओपन होगा। फॉर एग्जांपल अगर DLF का एक प्रोजेक्ट है या M3M का एक प्रोजेक्ट है तो M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसका एक करंट अकाउंट होगा पहले से ही। प्लस अगर M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक अंतालिया के नाम से प्रोजेक्ट लेके आती है, एक XYZ प्रोजेक्ट लेके आती है, तो वो अंतालिया के नाम से अगर प्रोजेक्ट लेके आई है तो वो M3M अंतालिया 79 करके एक एस्ट्रो अकाउंट ओपन हो जाएगा। जो भी पेमेंट आएगी वो इस अकाउंट में, एस्ट्रो अकाउंट में आएगी, ASTRO, एस्ट्रो अकाउंट। एस्ट्रो अकाउंट में जो पेमेंट आएगी उसका 70% पैसा प्रोजेक्ट में लगेगा, 30% पैसा बिल्डर के एक्सपेंस में लगेगा। जैसे एम्प्लॉय का खर्चा हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस का एक्सपेंस हो गया, मल्टीपल एक्सपेंस है बिल्डर के, तो वो 30% पैसा बिल्डर जो है अपने काम में लगाएगा। जो भी व्हाइट इनकम, चेक इनकम, ऑनलाइन ट्रांसफर इनकम आएगी उसका 30% पैसा लगाएगा। कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है इस केस में। तो 70% पैसा वो प्रोजेक्ट में लगाएगा। सो इस केस में क्या होता है, 2017 के बाद से अगर कोई भी प्रोजेक्ट बिल्डर ने नहीं बनाया या बिल्डर किसी भी वजह से, किसी एलिगेशन से, कोई अननेसेसरी वर्किंग करने की वजह से अगर वो
लीगल में भी चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो अरेस्ट होता है या कोर्ट में चला जाता है या उसको कुछ भी हो जाता है XYZ, तो उस केस में जो रेरा डिपार्टमेंट है, रेरा डिपार्टमेंट उन पैसों को मॉनिटरिंग करता है। उसका 30% पैसा वो उसके एक्सपेंस में यूज किया जा रहा है, इसके पास मॉनिटरिंग रहती है, पूरी वर्किंग करता है ये। 70% पैसा प्रोजेक्ट में लगता है। इन केस अगर बिल्डर को कुछ हो जाता है तो मैनेजमेंट और पूरे प्रोजेक्ट का होल्ड रेरा के पास आ जाता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। सो रेरा डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिर इसको पूरा कंप्लीट करके देना, क्योंकि जितनी भी पेमेंट आ रही है वो एस्ट्रो अकाउंट में आ रही है। एस्ट्रो अकाउंट जो है वो रेरा के कंट्रोल में चलता है। तो जो भी पेमेंट एग्जिट होती है वो सारा उसका CA अकाउंटेंट के हिसाब से रिकॉर्ड रहता है। सो दिस इज ए रेरा। सो ये आपको मैंने रेरा के हिसाब से बताया, बाकी आप और वर्किंग कर सकते हैं और डीपली इंफॉर्मेशन उस पर आप ले सकते हैं। सो बेसिकली आज की वीडियो में हमारे पास लीड रियल एस्टेट वर्किंग और प्लस रेरा। अब मैं आपको ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, सिर्फ मैं अब आपसे बात करूंगा लीड मैनेजमेंट के ऊपर कि लीड मैनेजमेंट क्या होता है हमारा। सो लीड मैनेजमेंट हमारा किस तरीके से काम करता है। सो यहां डेटा होता है, ये आपका डेटा स्टेज होती है बॉस। डेटा स्टेज में क्या होता है बेसिकली, डेटा मैं भी हूं, डेटा आप भी हो, डेटा हर एक बंदा है। डेटा मतलब किसी का मोबाइल नंबर, ये किसी की इंफॉर्मेशन, दिस इज अ डेटा। सो बेसिकली हम आपको कुछ क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, हम आपको डेटा भी सपोर्ट कर सकते हैं, या आपके पास भी अगर डेटा की सपोर्ट रहती है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज हमारी तरफ से आपको शॉर्ट लिस्टेड क्लाइंट्स मिलते हैं जिनको एक्चुअल में प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है। सो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। सो हम यहाँ से डेटा से ऊपर चलते हैं कोल्ड। सो हम आपको जो चीजें प्रोवाइड करेंगे वो कोल्ड से प्रोवाइड करेंगे कि क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट होगी, इससे इस स्टेज तक बहुत एक्सपेंस लगता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, तो आपको इस स्टेज पे काम ही नहीं करना है, बेसिकली रिक्वायरमेंट पे काम करना है। यहाँ पे जो है कोल्ड का मतलब है कि क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट है, उसको जो है आपका रेजिडेंशियल में से कुछ चीज चाहिए होगी या कमर्शियल में से कुछ वो लेना चाहता है, तो बेसिकली वो यहाँ पे आपको बताएगा कि उसका क्या बजट है। वो अपना जो है टाइप बताएगा, मैं ये फ्लैट देख रहा हूँ, शॉप देख रहा हूँ, ऑफिस देख रहा हूँ, मकान देख रहा हूँ, एंड उसके बाद वो बताएगा कि मैं क्यों देख रहा हूँ। अगर वो नहीं बताएगा तो हमें पूछना है कि भाई आप किस लिए देख रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो, सेल्फ यूज के लिए देख रहे हो। सो फाइनली वो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट या सेल्फ यूज बताएगा, एंड इसके अलावा वो बजट बताएगा। बजट पूछने के बाद कि भाई कितना बजट है, 50 लाख का है, 10 लाख का है, 5 लाख का है, 5 करोड़ का है, 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, कितने का बजट है वो बजट बताएगा। बजट बताने के बाद वो कब फ्री रहता है, संडे सैटरडे फ्री रहता है या वर्किंग डेज। सो वर्किंग डेज हमारे मंडे से फ्राइडे तक होते हैं, एंड वीक ऑफ डेज का मतलब है, वीक ऑफ डेज का मतलब होता है कि संडे और सैटरडे वो फ्री रहता है। या हॉलीडेज में तो हॉलीडे कोई होली, दिवाली, ईद, बकरीद अगर ऐसा कुछ आता है तो वो हॉलीडे में काउंट हो जाता है। सो वो फ्री कब रहता है, ये 4 चीजें हमें पता करनी होती हैं। उसके बाद फिर हमारी एक प्रोजेक्ट रिसर्च टीम होती है जिसको हमने वॉर्म किया हुआ है। सो बेसिकली ये जो वॉर्म है, यहाँ पे प्रोजेक्ट रिसर्च टीम होती है, प्रोजेक्ट रिसर्च टीम, जो ये PRT टीम होती है, प्रोजेक्ट रिसर्च टीम, ये प्रोजेक्ट को रिसर्च करती है कि इस क्लाइंट को हम क्या दे सकते हैं। रेजिडेंशियल वाला है तो जो PRT टीम है, प्रोजेक्ट रिसर्च टीम, वो रेजिडेंशियल में सर्च करती है कि इसको हम 5 लाख में क्या दे सकते हैं, 10 लाख में क्या दे सकते हैं, 50 लाख में क्या दे सकते हैं, 1 करोड़ में हम इसको क्या चीज दे सकते हैं, कि वो रेडी टू मूव मांग रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन मांग रहा है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए मांग रहा है, वो क्या चीज हम देंगे। तो वो हमारा इस स्टेज पे वॉर्म काम करेगी, वॉर्म टीम काम करेगी, वो भी आप ही में से ही होंगे। और धीरे धीरे अगर आप नहीं है तो धीरे धीरे जब आप वर्किंग में रहते हैं हमारे साथ तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपके पास प्रोवाइड हो जाएंगी। सो कोल्ड में आपने काम किया, एंड यहाँ पे आपका जो अपर लाइन टीम है उसने काम किया। सो यहाँ पर फिर आपका मीटिंग प्लान आ जाता है। मीटिंग प्लान में अगेन फिर आप काम करेंगे, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि सर आपने जो हमें क्लाइंट दिया था उसकी ये रिक्वायरमेंट थी और हमने उसको ये इन्फॉर्मेशन दी है,
सो आप भी उसको शेयर कर सकते हैं और हम भी उसको शेयर करेंगे। जब आपने भी उसको शेयर की और हमने भी अगर उसको शेयर किए तो फिर आप उससे एक मीटिंग प्लान कंफर्म करेंगे। फिर क्लाइंट आपको डेट देगा, वो इतनी डेट दे सकता है आपको कि शायद इतनी डेट कोर्ट भी नहीं देगा, इतनी डेट आपको मिल सकती है। बट वहां पे यहाँ पर आपको पेशेंस नहीं हारना है। पेशेंस अगर आप हार गए तो आप धंधा नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आपके पेशेंस बने रहने चाहिए। एक आपको खुदा से उम्मीद, जो भी जिस हिसाब से भी आप जो है मालिक को मानते हैं उस हिसाब से आपकी एक उम्मीद जुड़ी होनी चाहिए और आपके पेशेंस जो है आपके साथ बने रहने चाहिए। सो पेशेंस आपके जब बने रहेंगे सो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके पास, क्लाइंट के पास टाइम निकलेगा और वो उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ मीटिंग शेड्यूल करेगा। जिस दिन वो मीटिंग शेड्यूल कर रहा है उससे एक दिन पहले आपको हमें इन्फॉर्म करना 100% कंपलसरी है, क्योंकि हमारा टाइम शेड्यूल जो है वो एज पर क्लाइंट, एज पर वर्किंग के साथ बिल्कुल सेट होता है। जैसे अभी आप हमारे साथ शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका भी टाइम, आपकी भी वर्किंग उसी के अकॉर्डिंगली सेट होना शुरू हो जाएगी। टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम इज इक्वल टू बिजनेस, टाइम इज इक्वल टू वेरी वैल्यूएबल पॉइंट। सो हर एक कीमत की एक टाइम होता है, हर एक टाइम का एक कीमत होती है। आप अगर वक्त की कदर करेंगे तो वक्त आपकी कदर करेगा, अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। तो आपको हर समय, आप हमारे साथ जुड़ो या आप कहीं भी जुड़ो, बट आपको वक्त के हिसाब से अपने जो शेड्यूल है उसको इन्वेस्ट करना है, टाइम को इन्वेस्ट करना है। अगर आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो जाएगा तो आप धंधा नहीं कर सकते, ना ही आप जॉब कर सकते। सो बेसिकली यहाँ पर हमने आपको रिपीटेड मीटिंग प्लान पे हमने आपको दोबारा बता दिया कि आपको मिलकर हमारे साथ काम करना है। आपको ऐसा नहीं कि हमें क्लाइंट दे दिया बाकी हमारा काम है, पैसे पकड़ा दिए हमने, ऐसे नहीं होगा। हमने आपको पूरा बताएंगे कि सर आपका ये क्लाइंट निकला है, यहाँ पर आपका क्लाइंट है, इस स्टेज पर चल रहा है, इससे आप ये बात कीजिए। मिलकर हम बराबर काम करेंगे और आप हमारे अंडर में नहीं आते, ना हम आपके अंडर में आते, हम बराबर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर मीटिंग प्लान हो जाएगा और अकॉर्डिंगली मीटिंग डन होगी। सो एक वक्त आएगा, डेट जब खत्म हो जाएंगी क्लाइंट्स की तो मीटिंग डन हो जाएगी। मीटिंग डन होने के बाद दो चीजें होंगी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें प्रोजेक्ट दिखाने थे तो हम दिखा चुके होंगे, तो क्लाइंट को सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो वहां पर फिर चलेगा कि भाई मुझे ये डिस्काउंट चाहिए, मुझे ये वाली यूनिट चाहिए, मुझे ये फेसिंग चाहिए, मुझे पार्क फेसिंग चाहिए, मुझे इतना जो है स्लैब इसके अंदर थोड़ा और डिस्काउंट करो। तो वो सारी चीजें कस्टमाइज करके चीजें हो जाती हैं। सो फाइनली स्टेज पर आपका क्लाइंट क्लोज हो जाता है और एक आपकी जो मेहनत है, आपका पेशेंस, आपने सब्र किया, इन्नल्लाह मा साबिरीन, मतलब सब्र करने वालों के साथ खुदा है, होता है। सो अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं, आप चाहे एग्रीकल्चर में है, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन में है, या आप XYZ किसी भी बिजनेस में हैं, तो आप देखेंगे कि आपने एक वक्त तक स्टडी करी, उसके बाद आपने जॉब अप्लाई करी, फिर आपकी जॉब लगी। आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा मैकेनिक है, उसका नाम चलता है मार्केट के अंदर। सो वो ऐसे ही नहीं चलता है, उसने उस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए 10 साल, 5 साल, 15 साल उसने दिए हैं। वहां पे उसने बहुत मेहनत करी है, स्ट्रगलों से वो गुजरा हुआ है, तब जाके उसके टैलेंट की और उसके वक्त की कदर हम करते हैं, आप करते हैं। हम उसके पास जाकर उससे वो सारी चीजें काम कराते हैं। सो बेसिकली ये हमारा लीड मैनेजमेंट काम करता है। डेटा से कोल्ड में जाएगी लीड, लीड से कोल्ड लीड के बाद वार्म में जाएगा, शॉर्टलिस्टेड होगा, यहाँ से जो है मीटिंग प्लान, मीटिंग डन, एंड इसके अलावा फिर आपका क्लोजर स्टेज आ जाती है। सो यहाँ पर आपका प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, जिसमें आप हमारे साथ 30 से 40% के प्रॉफिट में जुड़ सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने आज बात करी लीड मैनेजमेंट, हमने आज डिस्कस किया रियल एस्टेट के टाइप्स क्या होते हैं और क्या उसकी यूनिट्स होती हैं। सो आज हमने डिस्कस किया है रेरा, कि रियल एस्टेट रेगुलेटर एक्ट किस तरीके से काम करता है, इसके ऊपर हमने पूरा डिस्कस किया है। सो मैं एक ज्यादा समय नहीं आपका, मैं सिर्फ 2-4 मिनट और लेना चाहूंगा, जिसमें हम बात करेंगे जॉब की। सो अगर आप जॉब इंडस्ट्री में हैं, किसी भी जॉब में हैं, आप किसी आप अच्छी प्रोफाइल पर हैं या आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं जॉब में रहकर, तो मैं आपसे बात करूंगा कि आप जॉब में 8 घंटे काम करते हैं,
तो 8 घंटे की जो आपकी लिमिट है वो पैसा आपको मिलता है, जिसकी मैं बात कर सकता हूँ 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का आपका महीने का पैकेज हो सकता है। बट इन केस अगर आप किसी वजह से ऑफिस नहीं जा रहे हैं, कोई वजह ऐसी आ जाती है कि आपको छुट्टी करनी पड़ गई, आपके घर में शादी है, आपके घर में कोई भी फंक्शन है जिसकी वजह से आपको ऑफिस नहीं जाना, सो उस दिन के आपके पैसे कट 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 होना शुरू हो जाते हैं। तो पॉइंट इज कि आपका ग्राफ फिर नीचे आ जाता है। हाईएस्ट आप जब बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तब जाके आपको फुल सैलरी मिलती है, अदरवाइज जिस दिन की आप छुट्टी करेंगे उस दिन आपका शेड्यूल सैलरी के हिसाब से कम होता चला जाता है। तो आपकी जो एक लिमिट है, हमारी जो एक वैल्यू है, वो एक सैलरी के पैकेज के हिसाब से नापी जाती है और नपती भी है। बट अगर हम यहीं पर 80% 100% जॉब कर रहे हैं प्लस 20% हम कोई बिजनेस प्लान करते हैं, मैं जरूरी नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि आपको कि भाई रियल एस्टेट ही करो, मेरे ही साथ करो, आप कोई भी बिजनेस प्लान करते हैं तो उससे आपको दो चीजें मिलेंगी। एक आपको बिजनेस का तजुर्बा मिलेगा कि बिजनेस कैसे होता है, किस तरीके से बिजनेस के प्लानिंग्स होती हैं, किस तरीके से हम जो एक मार्केट को कवर करते हैं, और क्या बिजनेस मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीजों का यूज किया जाता है, कैसे बिजनेस पार्टनर मैनेज किए जाते हैं, चैनल पार्टनर मैनेज किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि इसमें रेवेन्यू किस हिसाब से होता है, वो भी आपको धीरे धीरे समझने आने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज एक बिजनेस स्टैंड किया, आप एक अपर लेवल पर हो, आपने डाउन लेवल पे एक स्टाफ बनाया, एक लेयर बनाई, फिर लेयर बनाई, फिर लेयर बनाई, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली आती रहेगी। सो पॉइंट इज की बिजनेस में आपका बेनिफिट 110% है, जॉब में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभ रही है। आप जॉब करिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा। जॉब जो है दो चीजों से की जाती है, एक तो वक्त और हालात को देखते हुए हमें जॉब करनी होती है, किसी भी इंडस्ट्री में मिल गई तो हमें जॉब करनी है, क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो फाइनेंशियल फ्रीडम्स हैं, उनको लेकर हमें जॉब करना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, जॉब वो लोग भी करते हैं जो बिजनेस को समझना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर स्टैंड करना चाहते हैं, बिजनेस के डीपली जाना चाहते हैं, बट उनके पास पैसा भी होता है, सारी चीजें होती हैं, वो उन चीजों को खुद समझने के लिए, खुद ग्राउंड वर्किंग करने के लिए भी जॉब में वर्किंग करते हैं। तो जॉब करना कोई गलत बात नहीं है, बट पार्ट ऑफ बिजनेस में अगर आप आते हैं तो उसमें आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं और हमारे बिजनेस में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप हमारी टीम से या जो भी आपको सर्व कर रहा है, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।